सो गाइस, आपका स्वागत है मेरे सेकंड वीडियो में। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, लीस्ट काउंट। आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और यूनिट्स के बारे में बात करी थी, बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट, इन सब यूनिट के बारे में बात करी थी। तो मैंने बोला था कि इसके मैं 2 पार्ट्स बनाऊँगा। बात हमारी 3 पार्ट की हुई थी, लेकिन इसको मैं 2 पार्ट में ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला पार्ट में जो भी यूनिट्स थी वो सब क्लियर हो जाएंगे। अब सेकंड पार्ट होगा इसमें सिंपल पेंडुलम एंड ये शायद क्ला लिख गया है, सिंगल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम फिर होता है सेकंड पेंडुलम। वो वैसे डबल पेंडुलम लिख गया है, इसका होता है सेकंड पेंडुलम। सबसे पहले समझते हैं सिंपल पेंडुलम क्या होता है। पेंडुलम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जैसे पहले के ज़माने में घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, तो सिंपल पेंडुलम का इस्तेमाल करके टाइम निकाला जाता था। अब आप बोलोगे कि मैंने भी एक बार पेंडुलम चलाया था, लेकिन वो तो एक समय पे आकर रुक जाता था। तो जो सिंपल पेंडुलम है वो इस्तेमाल करा जाता है जहाँ पे हवा ना हो, वैक्यूम हो, जहाँ पे प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो हो। ऐसे भी मैं नॉर्मल रूम में हूँ, यहाँ पे प्रेशर मेरा 1 ATM लग रहा है। अब मैं 21 जगह चला जाऊँ, हमें बिल्कुल प्रेशर ना लगे, वो हो गया वैक्यूम। तो जब आप इस सिंपल पेंडुलम को वैक्यूम में रखोगे और एक बार उसको ऐसे करके स्क्रीन चला दोगे तो ऐसे ही घूमता रहेगा ज़िंदगी भर। ठीक है, अब सिंपल पेंडुलम के अंदर कुछ टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को भी समझना है। फिर उन टर्म्स की बात करेंगे कि क्या चीज़ है जिसको इफेक्ट करती है और क्या चीज़ है जिसको इफेक्ट नहीं करती। अब हम समझते हैं सिंपल पेंडुलम क्या होता है। तो मैंने एक रेफरेंस के लिए मैंने एक सिंपल पेंडुलम बनाया है और इधर मैंने वर्ड भी लिखे हुए हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो आपके लिए नया होगा 9th क्लास के लिए, इसलिए मैंने इस वर्ड को अलग लिखा जो कि आपके आगे बहुत इस्तेमाल आने वाला है और वो इस टॉपिक में भी आएगा। अब क्या होता है, सिंपल पेंडुलम को एक ऐसा मास चाहिए। आपको ये बॉब दिख रहा है, ये बॉब अभी ये ऐसे लटका हुआ है, ये डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ कि यहाँ तक जाएगा। अब मैं करता हूँ, इसको उठाता हूँ, फिर यहाँ से जितना ऊपर, जितनी एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ दूंगा, तो जहाँ से मैंने छोड़ा होगा वो होगी एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ से छोड़ोगी वो होगी एक्सट्रीम पोजीशन। उसके बाद अगर एयर में, सिंपल एयर में ऐसे 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 करके बीच में आएगा, और जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसको कहते हैं मीन पोजीशन, और जहाँ तक जा रहा है उसको कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। उसके बाद घूम फिर के वापस बीच में आएगा, उसको हम कह देते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एनर्जी का भी फॉर्मूला लगता है, लेकिन अभी हम एनर्जी नहीं पढ़ रहे, इसलिए हम एनर्जी को नहीं बताएंगे, वरना इसमें एनर्जी का भी फॉर्मूला लगता है। एनर्जी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी इसमें होती है। तो चलो समझते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहाँ से सिंपल पेंडुलम लटका है, उसमें कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड आप बोल सकते हो कि एम्पलीट्यूड। ये सब जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जब तक ये नहीं जानोगे तब तक आप सिंपल पेंडुलम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, इन सब के फॉर्मूले भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। देखो, तो चलो सोचते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानी कोई भी मास, मान लो मेरे पास ये मार्कर है, तो इस मार्कर से बीच वाली पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो इस बॉब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल बीच वाला पॉइंट हुआ कि ना। ठीक है, तो मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन को समझ में आ गया, बॉब हो गया, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया। तो जहाँ से लटका होता है उसको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कह देते हैं। बॉब मास लेस भी, बॉब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सिंपल पेंडुलम मास पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। सिंपल पेंडुलम बताता है कि मुझे चाहिए इधर मास लेस, लेकिन हमें अगर कुछ वेट उसको दे देती है, लेकिन वेट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है सिंपल पेंडुलम। ये बात को भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास पे डिपेंड नहीं करेगा सिंपल पेंडुलम, क्योंकि जब आप उसको वैक्यूम में ले जाओगे ना तो उसका कुछ मास से कुछ रिलेशन रहेगा ही नहीं, लेंथ से रहेगा और ग्रेविटी से रहता है, और किसी से कुछ नहीं रहता इसका रिलेशन। सिंपल पेंडुलम समझ में आया। अब सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, इन सब की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। देखो, मुझे बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, तो मतलब एम्पलीट्यूड क्या होता है आपको समझा देता हूँ। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इन सब की बात कर लेते हैं। देखो, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंड टाइम पीरियड क्या होता है। टी पी लिख देता हूँ मैं, टाइम पीरियड, और ऑसिलेशन भी पूछ लेते हैं।
अब देखो चलो समझते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। मैंने जो छोटा सा बनाया था, अभी यहाँ पे छोटा सा पेंडुलम बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, इससे कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, मेरी ड्राइंग में मत जाना। देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, इसको एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आता है काम साउंड में, लेकिन यहाँ पे भी वो मतलब रखता है। तो समझते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड मान लो ये मेरी मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से ये इस पोजीशन तक जाना, ये मैक्सिमम पोजीशन है ना। देखो यहाँ से करना स्टार्ट होता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, तो मेन जा सकता है सिर्फ यहाँ तक, इससे आगे नहीं जा सकता है ना, भाई यहाँ से छोड़ दूंगा मैं। तो ऐसे करके ये मीन पोजीशन से यहाँ तक आ सकता है, ज़्यादा ऊपर नहीं आ सकता। तो इस पार्ट बोलते हैं एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड की है, फिर से बता दूंगा एम्पलीट्यूड क्या, कि मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना, जितना जा सकता है उतना। मान लो अगर मेरी मेन पोजीशन यहाँ है तो मेन जो बॉडी है यहाँ तक जा सकती है, तो ये मेरा एम्पलीट्यूड कह दिया जाता है, ठीक है। अब समझते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में वो कितनी बार जा रहा है आ रहा है, कितनी बार आ रहा है या जा रहा है, ठीक है। अब टाइम पीरियड को कितना टाइम लग रहा है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में। जब एक ऑसिलेशन कैसे होती है आपको बता देता हूँ। एक ऑसिलेशन हुई, मान लो अगर मैंने इधर से फेंका, एक ऑसिलेशन इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, इधर आके मेरी 2 बार ऐसे आएगा तब जाके ऑसिलेशन कंप्लीट होगी। तो टाइम पीरियड कहता है कि एक ऑसिलेशन को करने में कितना टाइम जाता है। वैसे सिंपल पेंडुलम का अगर टाइम पीरियड बात करें तो वैसे तो 1 सेकंड रहता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो कर दिया जाएगा। वैसे अगर कोई पूछे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड तो 1 सेकंड आपको कहना है, और सेकंड पेंडुलम का पूछे तो आपको कहना है 2 सेकंड, ठीक है। अभी सेकंड पेंडुलम भी अभी आएंगे। एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया। ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन मोशन होता है। ऑसिलेशन मोशन होता है जो कि बैक एंड फोर्थ करता है, बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। फॉर एग्जाम्पल बॉडी बैक एंड फोर्थ कर रही है, इस मोशन को बैक एंड फोर्थ कहते हैं। जैसे इधर से इधर बैक एंड फोर्थ हो रहा है, आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, उसको कहते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। जब आप झूला झूलते हो, जब आप झूला झूलते हो, स्विंग झूला झूलते हो आप वाला, ये वाला, ये 2 रस्सी होती है और यहाँ पे एक होती है कुछ बैठने का, जहाँ से ऐसे झूलते हो आप, ठीक है। तो अब झूलते हो, आप आगे चले फिर पीछे आए, आओगे तो रेस्ट पोजीशन में एक ही, तो पीछे आगे वही हम ऑसिलेशन मोशन कहते हैं। आओगे तो बीच में ही एक स्टिल पोजीशन भी, उसको ऑसिलेशन मोशन कहती है। अब मैं चारों टर्म को एक बार फिर से क्लियर कराता हूँ, जैसे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। एम्पलीट्यूड क्या, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन तक जितना जा रहा है उसको हम एम्पलीट्यूड कह देते हैं। अब फ्रीक्वेंसी मानी क्या, कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कर रहा है वो। मान लो एक सेकंड में एक ऑसिलेशन किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। और टाइम पीरियड मानी एक सेकंड में, टाइम पीरियड मानी मैं एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। अब बोलो भैया इन दोनों में सा रिलेशन है, कुछ रिलेशन दिख रहा है, तो इन दोनों में रिलेशन है। अब ऑसिलेशन क्या, बैक एंड फोर्थ मोशन। इस वाला एग्जांपल आपको हमेशा याद रहेगा, बैक एंड फोर्थ मोशन। अब आप बोलो भी इन दोनों में रिलेशन दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आपको बता देता हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, इधर आपको लिखा था फॉर्मूला लिख के, फ्रीक्वेंसी जो होती है हमेशा 1/t होती है, मतलब। और इधर दूसरा फॉर्मूला भेज दो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/f। अब देखो, अब बोलो क्या, देखो अब यहाँ पे सिंपल पेंडुलम अपने मन में इमेजिन करो किया। अब फ्रीक्वेंसी क्या, कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन ले ले, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन ले ले उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और टाइम पीरियड क्या, कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन ले रहा है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब मान लो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूँ तो टाइम पीरियड अपने आप घट जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूँ तो टाइम पीरियड अपने आप घट जाएगा। मान लो कि एक में वह बहुत ज़्यादा रहेगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा ना, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। वैसे अगर मैं टाइम पीरियड बढ़ा दूँ तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अभी तक आपको जो बोर्ड से दिखना है आप देख सकते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बात को याद रखना, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अब ये इसके बाद हमारा जो मेन जो चीज़ रह जाती है सिंपल पेंडुलम में, और कुछ ही नहीं रह जाता। अब इसके बाद जो मेन आएगा वो आएगा सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, सिंपल पेंडुलम में
जिसका टाइम पीरियड 1 हो उसको तुम कह देते हैं सिंपल पेंडुलम, जिसका टाइम पीरियड 2 हो उसको हम कह देते हैं डबल, सॉरी डबल क्या कह रहा हूँ, सेकंड पेंडुलम उसको हम कह देते हैं। इसके 2 टाइम पीरियड हो, इसके 2 सेकंड का टाइम पीरियड उसको हम सिंपल पेंडुलम कह देते हैं। उसका फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। फॉर्मूला लिखने से पहले से कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। अब मान लो आपका इमेजिन करा हुआ है तो इसको भी हम रख के देख लेते हैं। तो कुछ फैक्टर्स होंगे जो इसे इफेक्ट करेंगे, ठीक है। वो फैक्टर्स को मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 फैक्टर हैं, लेकिन समझ जाओगे ना तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। देखो इनको अब याद रखो, इसी वाले पेंडुलम को सीधी याद रखना, ठीक है। अब इसकी जो आप बोलोगे भैया बस इतना नहीं कर रहा है, मैंने से ये तो बहुत कम लिया है, अभी आपको नहीं अभी समझना है। देखो फैक्टर्स पे आना, पहले अगर लेंथ बढ़ा दोगे, मैं आपको लिख देता हूँ t² लेंथ, ठीक है। और इतना ठीक है। देखो बस यही है, कुछ नहीं है, बस यही 2 फैक्टर्स का मैं एक लिख देता हूँ। ठीक है। देखो सबसे पहले समझना क्या कि t प्रपोर्शनल टू लेंथ, मतलब अगर मैं लेंथ बढ़ा दूँ, तो ये टाइम पीरियड इसका स्क्वायर बढ़ जाएगा। मान लो अगर मैंने 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया तो 4 सेकंड का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तभी ये वाली डेरिवेशन निकली हुई है कि भाई अगर आप 2 सेंटीमीटर की लेंथ बढ़ाओगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैंने 4 बढ़ाया, 4 बढ़ाई लेंथ, 4 सेंटीमीटर बढ़ाई लेंथ, तो 4 का स्क्वायर 16 सेकंड हो जाएंगी। अब मान लो मैंने बढ़ाई 5, चलो 5 हो 8 बढ़ाई, अब यहाँ बढ़ाई मैंने 8 सेंटीमीटर की लेंथ बढ़ा दी, तो 8 का स्क्वायर 64 सेकंड का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन है टाइम पीरियड और लेंथ के बीच में। इमेजिन करके देखो, ये अगर मैं लेंथ बढ़ा दी तो आने और जाने में उतना ही टाइम लगेगा। लेंथ मैंने किसी पेंडुलम की बढ़ा दी तो उसको आने में जाने में उतना ही टाइम लगेगा ज़्यादा, और बढ़ा दूँ तो और ज़्यादा लगेगा। अब इसके बाद है t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g, t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट g। अब समझते हैं क्या, मान लो मैंने g को बढ़ा दिया तो t कट जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैं अभी इस सरफेस पे हूँ, अर्थ के सरफेस पे हूँ, तो अभी जो g है घटा हुआ है 9.8 है, जो मीडियम है, तो टाइम पीरियड भी मीडियम है। अब मान लो मैं चला जाता हूँ ऊपर, एक चलाता हूँ एक एटा हाइट पे, तो एटा हाइट पे ग्रेविटी हो जाएगी कम, ठीक है, ग्रेविटी हो जाएगी कम और टाइम पीरियड हो जाएगा ज़्यादा, और फिर धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा, ठीक है, धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा, बहुत टाइम लगेगा फिर से। इसलिए आपने अभी देखा हो कि हर जगह का सिंपल पेंडुलम अलग बिहेव करता है। मान लो मैं भी इधर हूँ, इधर कुछ ग्रेविटी है, मैं उधर चला जाऊँ, उधर कुछ ग्रेविटी है, इसलिए हमेशा टाइम पीरियड वेरी करेगा। और तीसरी इक्वेशन मैंने लिखी हुई है भाई, टी टाइम पीरियड कभी मास से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, उसका किसी भी पेंडुलम का मास से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि वह खुद बताता है कि मुझे चाहिए मासलेस ऑब्जेक्ट। बॉब की जगह बॉब नहीं चाहिए मेरे को, बॉब की जगह चाहिए मासलेस ऑब्जेक्ट। अब मुझे मासलेस ऑब्जेक्ट नहीं देते, मासलेस ऑब्जेक्ट अभी तक हमारे पास है नहीं, तो ऑब्सोलेट कैसे करेगा, कुछ तो चाहिए होगा आपको। इसलिए हमने बॉब लिया है, लेकिन उस पर मैं बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। मेन जो डिपेंडेंसी रहेगी वो लेंथ और ग्रेविटी पर रहेगी, और तक किसी पर नहीं रहने वाली, ठीक है। अब इधर बात कर लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम के बारे में, सॉरी सेकंड पेंडुलम के बारे में, ठीक है। सेकंड पेंडुलम होने वाला आपके लिए बहुत आसान, उसके न्यूमेरिकल्स भी, उसके न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम का ऐसा कुछ डायग्राम तो बना के नहीं दिखाया गया है, फिर भी आपको बता देता हूँ कि सेकंड पेंडुलम क्या होता है। सेकंड पेंडुलम माने क्या, सेकंड पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, ठीक है, इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो।
अब बात करते हैं कि जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो। अब आप बोलोगे कि इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो तो उसकी लेंथ भी बड़ी होगी। हाँ, इसकी लेंथ भी बड़ी होती है। इसका इसलिए हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया है कि टी स्क्वायर, इसको आप याद कर लो, इसी सबके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं। टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई का स्क्वायर इंटू एल बाई जी। आपको 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि हर जगह अगर आपको ग्रेविटी नहीं दी जाए तो हर जगह ग्रेविटी आपको माननी है क्या 9.8। क्यों? क्योंकि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हर जगह लगेगी। अर्थ में अगर जब तक हो तब तक एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, और जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी वो इतनी ही होगी। अगर आपको एवरेज लेने की 9.8 बहुत डिफिकल्टी देगा कैलकुलेशन में, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 राउंड ऑफ करके मान सकते हो। 10 करके भी निकालो, कुछ एक आध पॉइंट का फ़र्क आएगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है। अब सेकंड पेंडुलम की बात हो गई जिसका टाइम पीरियड 2 हो, उसका फार्मूला निकल गया। अब उससे क्वेश्चन सॉल्व करने रह गए हैं बस। अब 3 से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मालूम है यहीं पे निकालना है, किसी का टाइम पीरियड निकालना है। अगर उसकी लेंथ मैंने कुछ दे दिया 5, 10 कुछ भी दे दिया, मान लो मैंने यहीं पे दे दिया आपको लेंथ 5, ठीक है। तो अगर मैं लेंथ 5 दे दूँ तो लेंथ की जगह आ जाएगा 5, ग्रेविटी की जगह जाएगा 10, कट जाएंगे 1/2, 1/2 से कट जाएगा 2, और पाई की वैल्यू बोल देंगे, पाई का स्क्वायर है, पाई का स्क्वायर तो 2 इंटू 22 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7, उसको अगर हम कर दें तो हो जाएगा 49। और इन सबको मल्टीप्लाई करके आए तो हम चौक में मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर आपको सिंपल पूरा वो बता दूँगा कि क्या आंसर आएगा। अब देखो सिंपल क्या करना है, 484 का 22 का जो स्क्वायर, 22 का स्क्वायर जाएगा 484, 484 का मल्टीप्लाई 2 से तो हो जाएगा 8 6 5 68 बाई 49। सिंपली इसको करके डिवाइड तो कुछ 1 पॉइंट आएगा, मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसका भी वो हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। करते हैं 49 564 668 सॉरी 1 का 49, ये आएगा प्लस 78, फिर जाएगा 1, फिर इसका चला जाएगा कुछ 49, फिर 29 पॉइंट में कुछ चला जाएगा, और फिर 11 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, 11 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, उसका आप कर दो अंडर रूट, तो आपका आंसर आ जाएगा कि भाई इसका जे होगा टाइम पीरियड, कुछ 2 के करीब आएगा, उससे आगे नहीं जाने वाला, कुछ 2 के करीब आएगा, 2 नहीं तो 3 के करीब आ जाएगा, उसको राउंड ऑफ करके 2 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। अब ऐसे निकाल देते हैं सेकंड पेंडुलम की न्यूमेरिकल्स। एक लास्ट न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि बहुत आसान होने वाला है। यहाँ पे मैं एक न्यूमेरिकल को फाइंड कर लेता हूँ, फिर इसको हम करते हैं, ठीक है। तो मैं एक न्यूमेरिकल निकाल लेता हूँ तब। तो यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन आया है कि द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ 2 पेंडुलम हैविंग लेंथ 4 मीटर एंड 9 मीटर। तो उसी फॉर्मूले से, और जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। आप बोलो भाई बहुत डिफिकल्टी है, सिर्फ आपने टाइम पीरियड का रेशियो बताया, किसी कुछ नहीं बताया, तो आसान है। सबसे पहले वो पूछो क्या 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 पूछ रहा है, सिंपल है। जैसे हमें रेशियो बता रहा है टाइम पीरियड का, कि अच्छा टाइम पीरियड का हमें क्या करना है, द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ 2 पेंडुलम हैविंग लेंथ, ये 2 पेंडुलम है, उनकी जो लेंथ है वो है 4 मीटर एंड 9 मीटर। हमें टाइम पीरियड निकालना है, उन दोनों टाइम पीरियड निकालना है, लेकिन उन दोनों रेशियो में निकालना है। अब रेशियो का मतलब जानते हो, आपने मैथ्स करी होगी, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। तो क्या मैं दोनों पेंडुलम को रख दूँ और दोनों के बीच में डिवाइड का साइन लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, 4 भी फॉर्मूले से 4 पाई स्क्वायर इंटू एल, हमने इधर से 4 इधर है जी, इधर सेकंड फॉर्मूला लगा दूँ 4 पाई स्क्वायर इंटू 9/g। तो इन सब की वैल्यू तो वही रहेगी। अब क्या मैं इस 4 को 4 से काट दूँ, 4 और पाई दोनों से कट जाएंगे, कट गए भाई। अब बचे इधर T1 और T2, हाँ T1 एंड T2, टाइम पीरियड 1 टाइम पीरियड 2, इन दोनों का रेशियो होगा। अब क्या मैं G को G से काट दूँ, कट जाएगा,
क्योंकि वही मान लो जी इधर डिवाइड कर ऊपर चला जाएगा, जी नीचे चला जाएगा, जी से जी कट जाएगा। तो ये समझना है, मान लो ये जी है, इसको मिल जाएगा, ये वाला जो जी है इसको मिल जाएगा। तो जी को जी से काट दूँ, पूरी दोनों की वैल्यू 10 या 9.80 रहेगी, दोनों को मैंने काट दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है 4 और 9, T1 की वैल्यू 4 है और T2 की वैल्यू 9। क्या अब इसका आंसर ये आ रहा है, यहाँ पे अटका है, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो अपना ये आंसर है, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मास जो होगा 400 ग्राम्स होगा, एंड यहाँ पे जो लेंथ होगी वो होगी कुछ अपनी 1.6 मीटर होगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि अपने टाइम पीरियड को फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फिर से, हाउ विल टाइम विल बी अफेक्टेड इफ अ बॉब ऑफ मास 250 ग्राम इज यूज इंस्टेड ऑफ कीपिंग दिस। वो कह रहा है वो 400 ग्राम की जगह में 250 ग्राम का ले लूँ तो कुछ टाइम पीरियड इफेक्ट पड़ेगा हाँ कि ना, अगर पड़ेगा तो आंसर लिखो। तो यहाँ पे मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो होता है इफेक्ट मास से इफेक्ट, ये मास आप चेंज करते रहो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको चाहिए मासलेस ऑब्जेक्ट, तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मेरे से अगर क्वेश्चन ये दिया जाए तो मेरे को सिर्फ एक बार निकलना सर टाइम पीरियड, उसकी लेंथ ये है, मास में कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं फॉर्मूले में आपको कहीं पे भी आपको मास दिख जाए फॉर्मूले में तो मेरे को बताना। फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, ये 4π² इंटू लेंथ जो है अपनी 1.6 और वो है अपना 10। अब सबसे पहले क्या करो, अगर 10 लोगे तो बस एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, कुछ एवरेज आंसर आएगा। अगर 9.8 लोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा, लेकिन आप क्वेश्चन लिख सकते हो। क्वेश्चन में बताता है कि भैया वो जी को 9.8 लेना है, 10 लेना है। जो क्वेश्चन है उसमें दिखा रहा है भाई जी को 10 लो, तो मैं 10 लूँगा। अगर क्वेश्चन मुझे बोलता है कि 9.8 लो तो मैं 9.8 लेता है। बहुत सारे क्वेश्चन में 9.8 बोलता है, बहुत सारे क्वेश्चन में 10 ही बोलता है। तो अब 10 लोगे या 9.8 लोगे, 0.2 का फर्क आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। हो गया, करके निकाल सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले करें अपना सॉल्व। देखो इसमें लगेगा 4 × 22/7, पहले खोल दो, जो भी देखा खोल दो, 16/100। अब खुल चुका पूरा। अब इसमें कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ सॉल्व करना रह गया। अब मैं सॉल्व करूँ तो ये कट जाएगा 25 से, एंड कुछ छठा और 484/49 × 16/25। अब कुछ और तो नहीं घटता दिख रहा है मेरे को। आप सिंपली मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो टोटल आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 2.512 सेकेंड। मैं निकाल लिया पहले से। तो ये कुछ अपना आंसर आ रहा है टाइम पीरियड। अब बोलो भैया क्वेश्चन में ये पूछा था कि अगर इसका मास इसकी जगह ये लिखते तो क्या होगा। तो यहाँ पे ना आपको क्या करना है, सिंपल क्या करना है, अगर ऐसा कुछ भी आया था तो आपको मैंने पहले बताया कि जो है बॉडी मास पे डिपेंड नहीं करती। तो आपको लिखना है कि द सिंपल पेंडुलम इज नॉट सेकंड पेंडुलम, द सेकंड पेंडुलम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मास, दैट्स व्हाई इफ वी चेंज द मास देयर विल बी नो इफेक्ट क्रिएटेड ऑन द टाइम पीरियड। आप इतना लिख दो, टीचर आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। इसी के साथ हमारी जो वीडियो है वो रहती है खत्म। ये वाला हो गया आपका टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम, सब इसमें क्लियर हो जाएगा। अब बचा है मेरे पास सिर्फ वर्नियर कैलिपर, जिसको मैं आज डाल दूंगा, एंड मैं बोर्ड पेन उसको मैं अपने हाथ से, मेरे पास है तो उसको मैं आपको पेज और उसको लगा के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ज़्यादा कुछ लंबी वीडियो होगी नहीं, कुछ 18-17 मिनट की होगी, जैसे ये वाली वीडियो है। आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं बताने वाला हूँ मोशन इन 1 डायमेंशन, वो आसान चैप्टर है वो भी। फिर लॉ ऑफ मोशन मैंने वो भी पढ़ रखा है, तीनों चैप्टर पढ़े हुए बहुत आसान है, कुछ नहीं होगा, बस आपको अपना दिमाग चलाना है, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेगा। इसमें ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल थे नहीं, सिंपल पेंडुलम में ज़्यादा न्यूमेरिकल थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और कुछ इसमें न्यूमेरिकल होंगे वर्नियर कैलिपर्स के एंड स्क्रू गॉज के। वर्नियर कैलिपर को समझा के 1-2 न्यूमेरिकल को बोर्ड पे एक आध वीडियो शॉर्ट्स के थ्रू डाल सकता हूँ, तो डाल दूँगा, ठीक है। इसके साथ हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है।